बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर देहरादून में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। राजीव जैन के घर पर करीब सुबह 5 बजे जो है वो परिवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचती है और यहाँ पर छापेमार कार्रवाई लगातार देखने को मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनके जो करीबी जो है वो राजीव जैन बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि परिवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी जो है वो देखने को मिली। राजीव जैन के घर पर सुबह 5 बजे ईडी की टीम पहुंची और कांग्रेस नेता राजीव जैन का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है, इन तमाम चीजों को लेकर ये बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और ये भी बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफी करीब राजीव जैन जो है वो बताए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में सुबह परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी में पटेल नगर थाना इलाके के चमन विहार इलाके में कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करेंगे तो करीब 5 बजे तड़के यानी कि सुबह 5 बजे जब सभी लोग सोए थे, उस दौरान ईडी की टीम जो है वो राजीव जैन के घर पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। परिवर्तन निदेशालय की टीम अलग अलग 18 गाड़ियों से यहाँ रेड करने पहुंची। परिवर्तन निदेशालय की टीम के साथ सुरक्षा के सीआईएसएफ के जवान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आपको बता दूं यहाँ पर लगातार छापेमार कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेताओं पर लगातार प्रहार देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल राजीव जैन जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो ईडी द्वारा जारी है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनका यहाँ पर काफी अच्छा संबंध पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ भी बताया जा रहा है। अब किस तरीके की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, इस पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं। धनराज बताइएगा फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, जहाँ पर सुबह 5 बजे टीम पहुंचती है, लेकिन क्या अभी भी ये कार्रवाई जारी है? अभी भी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? कार्रवाई है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू होती हुई नजर आई थी। राजधानी देहरादून के जो जाने माने एक कहा जा सकता है कि नेता भी है कांग्रेस के और प्रॉपर्टी डीलर भी है राजीव जैन, उनके घर पर एक छापेमारी की गई है और उनके जितने भी ठिकाने हैं, दिल्ली की बात करें या अन्य जगहों की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तमाम जगहों पर एक साथ ईडी ने छापेमारी की है। और यदि मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो आज सुबह से ही कहीं न कहीं ईडी उनके घर पर छापेमारी कर रही है और लगातार जो उनके कागजात है वो खंगाले जा रहे हैं। और देखिएगा कि जिस तरीके से देखा जाए जो राजीव जैन है वो कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं और उनके घर पे छापेमारी एक कहा जा सकता है कि आज की तरह जो खबर है पूरे शहर में फैलती हुई नजर आई। और अब देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरह की कार्रवाई करके हाथ से निकलती है, क्योंकि अभी तक देखा जाए कि सुबह 5 बजे से ईडी उनके घर में घुसी थी और अभी तक उनके घर में ही कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि वीडियो में आपने देखा होगा कि एक बैग राजीव जैन के घर से दूसरी छत पर फेंका गया था, जहाँ से ईडी ने उसको अपने कब्जे में लिया है। और वो उस बैग में क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ईडी उस बैग को भी कहीं न कहीं खंगालने की कोशिश जरूर करेगी। और आप देखिएगा कि जो तमाम कागजात हैं वो भी उनके घर पर खंगाले जा रहे हैं और उनके घर पर ही नहीं बल्कि उनके जो प्रतिष्ठान है या फिर कहा जाए जो उनके पास ही उनकी बहन का घर है, उस घर पर भी कहीं न कहीं ईडी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उसमें भी कहीं न कहीं ईडी छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी ईडी की तरफ से या फिर किसी भी प्रशासन की तरफ से ये उजागर नहीं किया गया है कि आखिर उनके हाथ से क्या कुछ मिला है। लेकिन आधिकारिक तौर पर क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज किया गया है? धनराज जी बिल्कुल, देखिए अभी तक आधिकारिक कोई भी बयान सामने निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से ईडी वहाँ पर छापेमारी कर रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक कहीं न कहीं ईडी वहाँ पर लगी हुई है। यानी कि कहा जा सकता है कि 10 घंटे के करीब हो गया है कि ईडी उनके घर पर है और लगातार जो कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की संपत्ति जो है उनकी किस तरीके से उसको सीज करती है या फिर कहा जाए कि जो पूरा खाका है वो किस तरह का वहाँ पर तैयार होता है।
क्योंकि माना ये भी जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो कहीं न कहीं सीज की जा सकती है और इसके साथ ही उनके घर से क्या कुछ मिला है इसका पुष्टि तो आधिकारिक पुष्टि के बाद ही की जा सकती है। लेकिन अभी देखिएगा कि जो कार्रवाई है वो लगातार वहाँ पर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरह की कार्रवाई वहाँ पर करती है और क्या कुछ वहाँ से अपने साथ ले जाती है या फिर किस तरह का जो सामान है या कागजात है या फिर कागजात जो भी चुनाव पास आते हैं तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर या फिर जो विरोधी दल होते हैं उनके कार्यकर्ताओं पर या फिर नेताओं पर कुछ इसी तरीके की कार्रवाइयां निकलकर सामने आती हैं। अब कुछ ही देर बाद अगले महीने के करीब जो है वो निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने हैं। इस बीच इतनी बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड में देखी जा रही है, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इनके काफी करीबी जो यहाँ पर राजीव जैन है वो बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है उनके बड़े करीबी राजीव जैन माने जाते हैं और आप देखिएगा कि लगातार कहीं न कहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब भी उत्तराखंड के अंदर या कहीं पर भी कोई चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने का काम किया जाता है। और देखिएगा कि अभी हाल ही में आप देखिएगा कि अब नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, मात्र 1 महीना ही उस चुनाव का बचा है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई ईडी की यहाँ पर कहीं न कहीं इस ओर इशारा भी करती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि कहीं न कहीं इसकी घोर निंदा भी उन्होंने की है, क्योंकि राजीव जैन पहले से ही कहीं न कहीं किडनी के बीमार चल रहे हैं और ऐसे में उनके घर पर छापेमारी को लेकर कहीं न कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक तरीके से उनको परेशान करने वाली जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको बड़ा ही करीबी हरीश रावत के माना जाता है। कहीं न कहीं इस घेरे में हरीश रावत भी शामिल तो नहीं हो जाए इसका भी कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं हरीश रावत को भी इसका डर सता रहा होगा कि जब उनके करीबी के यहाँ पर इस तरह की छापेमारी हुई है तो कहीं उनको भी इसमें सम्मिलित न कर लिया जाए। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर यहाँ अपडेट कर रहे थे उत्तराखंड के हवाले से, जहाँ पर कि लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात की जाए, प्रवर्तन निदेशालय जिसकी की कार्रवाई लगातार जारी है। कांग्रेस नेता जिनका नाम की यहाँ पर राजीव जैन बताया जा रहा है, उन पर ईडी की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल अपडेट ये है कि अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर बयानबाजी सामने नहीं आई है कि आखिरकार क्या कुछ सीज किया गया है, क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है या फिर नहीं। लेकिन अभी भी 10 घंटे बीत जाने के बाद भी ये कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ अपडेट होगा, वो भी आपको जरूर साझा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक सीबीआई और ईडी के निशाने पर आ रही है। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर सीबीआई की रेड हुई और ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव जैन के घर पर भी ईडी की कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि राजीव जैन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफी करीबी है और उनका जमीनों का बड़ा कारोबार है। काफी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई भी जमीनों से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विपक्षी दलों पर ऐसी रणनीति अपनाती है जिससे कि उनके विपक्षी नेता परेशान हो पाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजीव जैन पिछले 3 सालों से किडनी संबंधी बीमारी से परेशान है और ऐसे में उनके ऊपर की गई कार्रवाई काफी ज्यादा द्वेषपूर्ण है। दूसरी तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कार्रवाई को कानूनी कार्रवाई बता रहे हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक की माने तो कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक कई घोटाले किए। ऐसे में ये कार्रवाई भी शायद कांग्रेसी नेता के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी चुनाव आएगा, कांग्रेस से जुड़े हुए किसी न किसी व्यक्ति के घर में ईडी और सीबीआई, ये तो पहले से ही जो है समझा जा सकता। हम तो सोच रहे थे आपकी इस बार किसके ऊपर छापा डाल के अखबार छपवाए जाएंगे, तो इस बार राजीव जैन की बारी है। वो आदमी पिछले 3 साल से निष्क्रिय है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको किडनी की प्रॉब्लम है, वो अपने डायलिसिस में अपनी किडनी के डायलिसिस कराते परेशान है। आज उसके घर में छापा, 3 साल से कहाँ थे, 4 साल से कहाँ थे। और अगर भूमि आवंटन में किसी की बात अगर करते हैं तो उसमें 2 नेता संलिप्त हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो सरकारी प्रक्रिया है, वो जो हो रही है वो अपना कार्य कर रही है। इसमें कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है तो निकाय चुनाव से पहले हो चाहे बाद में हो,
ये एक अपनी न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत उनके घर छापेमारी हुई। और कांग्रेस पार्टी के लोगों के घर में जो छापेमारी पड़ती है वो कोई नई बात नहीं है। इनके यहाँ घोटाले लगातार करने वालों, घोटालों से निकली हुई पार्टी है और इनके घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि बोलता ही जाएगा इंसान। तो इस तरीके की जितनी भी इनकी घोटाले वाली पार्टी है उसमें ये एक नया नाम और जुड़कर आया। और कमाल की बात यह है कि ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के खास आदमी माने जाते हैं। और हरीश रावत जी ने तो पहले ही कह रखा है विभागों से खाओ, मैं आंखें बंद कर लूंगा। तो इसका ये तात्पर्य है कि उन्होंने जो खुली छूट लोगों को दी थी विभागों से खाने की, उसका ये नतीजा निकल कर आ रहा है। और हमारी सरकार भी जीरो टॉलरेंस की नीति में कार्य कर रही है। तो इस तरीके की जो इनकी यहाँ कार्यवाही हो रही है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि घोटाले की पार्टी मानी जाने वाली पार्टी के व्यक्ति के घर फिर एक छापेमारी। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील में आयोजित 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव में प्रतिभाग कर मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 8,480 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए रमानी में माल्टा का स्वाद भी चखा। उन्होंने बागेश्वर में जल नशा मुक्ति केंद्र का निर्माण करने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांडा महोत्सव सहित अन्य मेले हमारे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के महोत्सव भावी पीढ़ी तक पहुंचने के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके के महोत्सव छोटे कारीगरों, कलाकारों को, दुकानदारों को जो है वो काफी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि आजीविका को बढ़ाने और पलायन को कम करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। स्थानीय युवाओं को होम स्टे योजना की वजह से लाखों लोग आज रोजगार के क्षेत्र में कदम आगे रखे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जल्द सख्त भू कानून लाया जाएगा। पवित्र देवभूमि का रूप जो है वो मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कांडा में विकास खंड को आगे बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए कैंटीन भवन के साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, राजकीय इंटर कॉलेज का भवन का निर्माण, सब विद्युत स्टेशन का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के कलाकारों के लिए और यहाँ की मातृशक्ति के लिए बहुत एक अच्छा महोत्सव है, जहाँ पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने स्टॉल लगा सकते हैं। व्यापारियों को और हमारे हुनरमंद लोगों को, सभी को एक अच्छा मौका देते हैं। और ये हमारी सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे क्योंकि पहले के समय में मेले होते थे, बड़े बड़े लोग इस प्रकार के साधन संपन्न नहीं होते थे। और आज के समय में भी अब इनकी एक बड़ी शुरुआत हो रही है और राज्य के अंदर हम ऐसे इस प्रकार के महोत्सवों लगातार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। स्वयं भी मैं भी शामिल होता हूँ समय समय पर, जहाँ जहाँ भी मैं जा पाता हूँ। तो ये मेले और ये हमारे महोत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ाने के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये होने की मैं सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, हमारी विरासत को आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं पर सरकार की तरफ से निकाय में आरक्षण जारी कर दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा जो आरक्षण जारी किया गया उस पर 7 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई और उसके बाद निस्तारण भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो आरक्षण जारी किया गया है उसको लेकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर पालिका का अध्यक्ष पद SC महिला के होने पर आपत्ति उठाने की बात कही है। वहीं पर कांग्रेस के नेता भी कई जगहों पर आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आरक्षण का अपना एक नियम होता है और नियमों के तहत आरक्षण तय होता है। आयोग गठित होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय किया गया। किसी की इच्छा पर हर जगह आरक्षण तय नहीं हो जाए, ये भी संभव नहीं है। आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं, जिन पर निस्तारण भी किया जाएगा। उसके बाद ही फाइनल स्थिति तय होगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण को लेकर आपत्ति मांगी गई है। जिन लोगों को भी आपत्ति है वो आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। आपत्ति निस्तारण होने के तुरंत बाद चुनाव की तिथियों का ऐलान भी निकाय में हो जाएगा। देखिए, आरक्षण का अपना एक नियम होता है। उस नियमों के तहत और जो आयोग होता है, आयोग गठित होता है, उसके अनुसार ही आरक्षण होता है। और इसमें किसी की इच्छा के अनुरूप
सभी जगह हो जाए ऐसा नहीं है। जो उसमें जो एक फार्मूला बनता है और जो जनसंख्या के मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर आयोग ने किया है और अभी आपत्तियां सुनी जा रही हैं। अगर कहीं पर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपत्तियों का निस्तारण करेगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से आरक्षण घोषित होने के बाद जिन लोगों के अपेक्षा अनुसार आरक्षण नहीं होता है या स्थिति बनती है तो उनको उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपत्ति मांगी जा रही है, उसमें लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और जिसका निस्तारण होगा उसके बाद फिर चुनाव की तरफ हम आगे। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है, जिससे राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रभारी संघनता के साथ काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ इसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। आरक्षण लागू है, हम लोगों के प्रभारी लोग इसमें बहुत सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है तो उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं और हम कोशिश करेंगे एक राय बनाई जाए और कोशिश ये होगी कि एक राय करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार हम पहले से बहुत बेहतर। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बात अगली खबर की होगी। अगली खबर भी आपको बता दें, जहां पर अगली खबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव है उसके लिए रणभेरी भी जो है वो लगातार तैयार की जा रही है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रदेश मीडिया प्रभारी की बात करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद जो है वो सरकार, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष इस पद पर लगभग सभी स्थिति साफ कर दी है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया, लेकिन आरक्षण पर किसी प्रतिक्रिया सामने आने लगी, जिसमें विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उठाए गए कई सवाल को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का चार्ट जारी किया गया है, वो विधि संवत और एक्ट के तहत जारी किया गया है और ये आरक्षण चार्ट भी अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि आपत्ति लगने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है और अगर किसी व्यक्ति जारी चार्ट में कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। अगर उनके द्वारा शिकायत वाजिब पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार के द्वारा निकाय चुनाव को लेकर के जो आरक्षण की का चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत और एक्ट के तहत ही उसको जारी किया गया है और ये आरक्षण चार्ट अभी अनंतिम है और अंतिम आरक्षण चार्ट ये नहीं है। एक सप्ताह का समय इसमें आपत्ति के लिए दिया गया है और कहीं पर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपने दर्ज करा सकते हैं और एक सप्ताह बाद उसका निराकरण का भी समय रखा गया है। तो निश्चित रूप से अंतिम आरक्षण चार्ट जारी होने पर अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत किसी की है और वो वाजिब हो तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा। लेकिन जो भी चार्ट जारी किया गया है वो विधि सम्मत है और संविधान के तहत आरक्षण जो पूर्व में तय है उसी नियमावली के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत पार्टी द्वारा निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। पार्टी की ओर से इसकी सूची जारी कर दी गई। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और बीजेपी हमेशा से कार्य में लगी रहती है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यवेक्षक की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निकायों में जीत का दावा भी किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जनता ने
विधानसभा लोकसभा में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, उसी तरीके से जनता निकाय चुनाव में भी बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी। मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी है उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मशवरा लेके किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो रखी है। निकाय चुनाव में हम लोग आने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का साथ हमें फिर मिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन ने अपना साथ दिया है, उसी प्रकार अब की निकाय चुनाव में भी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू होते ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा निकाय चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक बना गए गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। वहीं पर रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कई दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी भी उनके सामने प्रस्तुत की। पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि नैनीताल जिले में जिन जिन कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है उन सबका एक पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा तथा हाईकमान द्वारा ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा है कि रामनगर सीट सामान्य है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी में प्रत्याशी जो है उनके लिए चयन करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो उस सिलसिले में हम कोशिश ये कर रहे हैं जिससे भी प्रत्याशी यदि आवेदन करेंगे उनकी समीक्षा करेंगे, उनके बारे में विचार व्यक्त करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी पूछेंगे, आम जनता से भी जितना हो सकता है संभावना उनसे भी पूछने का प्रयास करेंगे ताकि जो एक ठीक जीतने वाला प्रत्याशी है उसको टिकट दे सके। ये पार्टी का निर्देश है, उसके आधार पर काम किया जा रहा है और इसको तो हम कर भी रहे हैं। सामान्य कोई देखिए ये चीज हम कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि जो नेताओं में अंदर में गुटबाजी या लड़ाई होती है तो उसको जब तक कम नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस काबिज नहीं हो सकती है। इसलिए इस समय और भविष्य के लिए ऊपर से भी AIC से भी निर्देश है, सख्त निर्देश है। अब कोई व्यक्ति किसी से मनमुटाव नहीं रखेगा, स्पष्ट तरह से पार्टी के लिए काम करेगा, पार्टी का जो टिकट जिसको मिलेगा उसको जिलाने का प्रयास। दून पुलिस द्वारा स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बच्चों तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ स्कूली बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया गया और सुझावों तथा विचारों का आदान प्रदान भी देखने को मिला। अब देखिए जो हमारे जो देखा जाए 3 तरह के जो क्राइम, खासकर जो नशे के विरुद्ध जो कहीं ना कहीं बच्चे युवा दलदल में फंस जाते हैं। दूसरा है साइबर अपराध। अगर बच्चे जागरूक होंगे तो अपने पेरेंट्स को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि बचाव ही अवेयरनेस ही इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जितना आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे साइबर अपराधों से बच सकेंगे। तो अगर हम बच्चों को जाकर स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से हम फोकस कर रहे हैं, जिससे वो अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अन्य लोगों को बताएं जिससे कि इस तरह के साइबर ट्रैप में ना फंसे, तो 2 चीजों को फोकस करके हम चल रहे हैं जागरूकता अभियान में। एक नशे के विरुद्ध कार्रवाई और दूसरा एक ट्रैफिक के वायलेशंस को ना करें, जिससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सीडेंट होने पर कैसे आपका भविष्य खराब हो सकता है, इस तरह की चीजें हम उनको समझा रहे हैं। और थर्ड है साइबर का, कि साइबर अवेयरनेस से नए नए तरीके क्या आ रहे हैं जिससे कि वो अपने परिजनों को। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस और SOG यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की सहयोग टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने हेतु अभियान चलाया, जिसमें चेकिंग के दौरान बीती रात एक नशे के सौदागर और साथ ही साथ पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में नशा तस्कर के पांव में गोली लगी, जिसके बाद घायल नशा तस्कर को पुलिस ने काबू किया और काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में
इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। काशीपुर कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बाबर खेड़ा निवासी बदमाश मुनाजिर लगभग 250 ग्राम स्नैक की डील देने जा रहा था, जिसकी अंतरराज्य बाजार में लगभग 25 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने गंगे बाबा रोड के निकट ढेला पुल के तुरंत यहां पर घेराबंदी करते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने भागने की फिराक में पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें से उसके पांव में गोली लग गई। चेकिंग के दौरान काशीपुर पुलिस और एसओजी ने एक वाहन को रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल सवार नहीं रुका और वाहन छोड़कर कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसे ललकारा और उसे पुलिस के पास आने के लिए बोला, जिस पर कि उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम मुनाजिर कुंडा का रहने वाला बताया। उसके पास से लगभग 250 ग्राम की स्नैक बरामद हुई, एक तमंचा बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई और उससे पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि पूर्व में भी उसके द्वारा कुछ अपराध किए गए हैं। उसके और पूर्व के इतिहास चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।